प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो देखो दोस्तों, हमने शुरुआत की है चैप्टर नंबर 1 की और इसमें जो हमारा लेक्चर नंबर 1 है वो कंप्लीट भी हो चुका है। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, तो हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन देखा था और इसके साथ ही हमने उसका मीनिंग भी देखा था। फिर जो डेफिनेशंस दिए गए हैं अलग अलग इकोनॉमिस्ट के द्वारा वो भी हमने समझा था हमारे लेक्चर नंबर 1 में। अब यहाँ पर इस लेक्चर नंबर 2 में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसे अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक्स के ना इकोनॉमिक्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक तो आपका होता है बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। क्या होता है, पहला हमारा होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा क्या होता है बच्चे, दूसरा हमारा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो ये जो आपका माइक्रो वर्ड है ना, ये कहाँ से डिराइव किया गया है, यानी ये कहाँ से आया है, तो देखो ये ग्रीक वर्ड होता है हमारा माइक्रोस, राइट। इससे ये डिराइव हुआ है, मतलब ग्रीक वर्ड एक होता है माइक्रोस, बराबर। तो यहाँ से ये माइक्रो वर्ड आया है। फिर अगर मैं मैक्रो की बात करूँ तो ये कौन से ग्रीक वर्ड से आया है दोस्तों, तो ये मैक्रोस ग्रीक वर्ड से आया है, बराबर। तो देखो ये जो माइक्रो और मैक्रो है ना, ये दो टर्म किसने दिए थे, तो वो दिए थे, ये देखो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, सर रैगनर फ्रिस्क ने दिए थे। ये देखो कब दिया था, इन 1933 सर रैगनर फ्रिस्क कॉइन्ड द टर्म्स माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन्होंने ही ये दोनों टर्म्स दिए थे, बराबर। फिर अगर हम बात करें तो ये माइक्रो कहाँ से डिराइव हुआ है बच्चों, माइक्रोस से, और ये मैक्रो कहाँ से डिराइव हुआ है, तो मैंने जैसे कि आप लोग को बताया मैक्रोस से डिराइव हुआ है, ठीक है। चलो यहाँ पर मैं आप लोगों को ना दोनों के बीच का जो बेसिक डिफरेंस है वो समझा देती हूँ। वैसे तो हम दोनों की इंडिविजुअल स्टडी करने ही वाले हैं अच्छे से। ये जो माइक्रो है ना, इसको हम पढ़ेंगे हमारे लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है। यानी कि इसी लेक्चर में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को कवर करेंगे। फिर ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना दोस्तों, इसको हम पढ़ेंगे हमारे अगले लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 3 में, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं आपको दोनों का जो बेसिक मीनिंग है ना, मतलब बेसिक डिफरेंस वो मैं बता देती हूँ। देखो माइक्रो यानी क्या होता है ना, छोटा, माइक्रो मतलब छोटा, और मैक्रो यानी बड़ा। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, छोटे लेवल पे स्टडी करते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि हम बड़े लेवल पे स्टडी करते हैं, ठीक है। तो चलो फिर देखते हैं, पहले हम माइक्रो समझेंगे, फिर उसके बाद लेक्चर नंबर 3 में मैं आप लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में भी पढ़ाऊंगी, ओके। तो आ जाइए, यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों माइक्रो इकोनॉमिक्स की। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा। देखो माइक्रो यानी क्या होता है, स्मॉल, राइट। अब जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसमें हम किस किस चीज की स्टडी करते हैं, यानी ये किसके साथ डील करता है, जरा आप समझ लीजिएगा। तो देखो यहाँ पर हम ना, यहाँ पर ये जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये डील करता है विद द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल वेरिएबल्स, यानी जो हमारे इंडिविजुअल वेरिएबल्स होते हैं ना, इंडिविजुअल यानी क्या होता है, अकेला, छोटे लेवल पे, ठीक है। अब क्योंकि ये माइक्रो है यानी कि छोटा ही होगा, तो इंडिविजुअल वेरिएबल्स की हम इसमें क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आ जाएगा इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल वर्कर आएगा, इंडिविजुअल फर्म आएगा, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, ये सब कुछ किस में आते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे डेफिनेशन भी दिया गया है। ये डेफिनेशन दिया था एक इकोनॉमिस्ट ने, जो है केनेथ बाउल्डिंग, ठीक है। इनका नाम आप देख लीजिएगा। तो अब ये क्या कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर के, इन्होंने कहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, तो ये स्टडी है, लेकिन किसका स्टडी है भाई, देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स ये स्टडी तो है, लेकिन किसका स्टडी है, तो देखो यहाँ पे ये बता रहे हैं पर्टिकुलर फर्म, ठीक है। जैसे पूरे फर्म की बात नहीं की जा रही है, जैसे बहुत सारे फर्म है ना, तो उसमें से किसी एक फर्म की हम स्टडी करते हैं, किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, पर्टिकुलर इंडिविजुअल प्राइजेस, यानी प्राइस में भी हम पूरा प्राइस नहीं ले रहे हैं, बल्कि इंडिविजुअल प्राइस को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इंडिविजुअल वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, पर्टिकुलर कमोडिटीज, ओके। तो ये सब की स्टडी है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये किसने बोला है, तो ये जो केनेथ बाउल्डिंग है हमारे इकोनॉमिस्ट, इन्होंने ये बोला है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो इसका डेफिनेशन है ना, याद रखिएगा। मतलब देखो मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको एग्जाम में डेफिनेशन लिखना है तो डेफिनेशन आपको जैसा का तैसा लिखना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेशन यानी क्या होता है, किसी व्यक्ति द्वारा कहा गया स्टेटमेंट, तो वो स्टेटमेंट में आप अपने मन से चेंजेस नहीं कर सकते हो, मीनिंग आप अपने मन से लिख सकते हो, लेकिन डेफिनेशन की अगर बात आ जाए तो आपको जैसा का तैसा लिखना पड़ेगा, ओके। तो डेफिनेशन याद कर लेना माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है। चलो अब हम समझते हैं यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको जरा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे आता है बच्चे आपका वांट, ठीक है।
वांट क्या होता है? अगर हम जनरल भाषा में बोलेंगे तो हम कहेंगे कि जो हमारी ज़रूरत होती है, जैसे मुझे क्या चाहिए, मान लो मुझे पेन चाहिए, मुझे लिखना है, तो मैं कहूँगी ये मेरी वांट है, यही कहूँगी ना। लेकिन इकोनॉमिक्स की भाषा में कुछ और होता है वांट। आइए जरा समझते हैं। तो देखो, जो वांट है इसको डिफाइन करना क्या है, फ्यू वर्ड्स में डिफिकल्ट है ना, इन कॉमन लैंग्वेज। अगर हम कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो वांट क्या होता है, नीड होता है ना। अगर मुझे कपड़ा चाहिए तो मुझे कपड़े की जरूरत है, यानी ये मेरी क्या हो जाएगी, वांट हो जाएगी, बराबर। लेकिन अभी देखो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इन इकोनॉमिक्स वांट क्या होता है, वांट डिनोट्स अ फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड दिस फीलिंग एनेबल्स द इंडिविजुअल टू सेटिस्फाई हिज वांट। यानी कहने का मतलब क्या है भाई, देखो इकोनॉमिक्स के टर्म में नीड को हम नहीं कह सकते वांट, तो फिर हम किसको वांट कहेंगे, लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन। देखो जैसे जब मुझे मतलब मेरा जो सेटिस्फेक्शन, मतलब देखो लैक यानी क्या होता है, कमी होना। सेटिस्फेक्शन की जब कमी होगी मतलब मैं सेटिस्फाई नहीं होंगी, मुझे चीजें मिलती जाएंगी लेकिन और चाहिए, तब इसी चीज को हम वांट कहते हैं, किसमें, इकोनॉमिक्स की भाषा में। और ये जो फीलिंग है ना दोस्तों, मतलब इसी की वजह से हम क्या सोचते हैं कि हमारी ये वांट जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है, हमें ये चीज मिल जाए, वो चीज मिल जाए, राइट। तो ये बात यहाँ पर बोली गई है। आप देखो जो ह्यूमन वांट्स है ना दोस्तों, वो कई सारे रीजन से इंक्रीज हो सकते हैं, यानी बढ़ते हैं। तो कौन कौन से रीजन है, पहला तो ये है कि डिजायर फॉर बेटर लिविंग ड्यू टू इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस। देखो दोस्तों यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी मोबाइल फोन का एग्जांपल ले लेते हैं, बराबर। तो देखो अभी मेरे पास एक मोबाइल फोन है, फिर नया मोबाइल फोन क्या हुआ, लॉन्च हुआ मार्केट में, है ना, इन्वेंट किया गया न्यू फोन, बराबर, मतलब नए वर्जन का आया। तो अब मेरी जरूरत क्या होगी, मुझे ऐसा लगेगा कि चलो ये मोबाइल तो मुझे अब नया मोबाइल चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, इन्वेंशंस की वजह से, यानी जब नई चीज आ रही है तो इसकी वजह से मेरी वांट्स बढ़ रही है ना। अगर वो नया फोन नहीं आया होता तो मैं अपना पुराना फोन ही चला रही होती, लेकिन नए फोन के आने की वजह से, इन्वेंशंस की वजह से क्या हुआ, जो मेरी वांट्स है वो बढ़ रही है कि नहीं। तो यहाँ पर वही बोला गया है कि डिजायर फॉर बेटर लिविंग, यानी हमारा सपना क्या होता है, सपना मतलब हमें क्या लगता है कि हम लोग एकदम मस्त तरीके से रहें, अच्छे से हमारे घर में सब सुख सुविधाएं हो, जो भी नई नई चीजें आ रही है वो हमें मिले। तो इसकी वजह से क्या होता है, ह्यूमन की वांट जो है वो ग्रो करती है, यानी कि बढ़ती है। और दूसरा क्या है, राइज इन पॉपुलेशन, ये तो सबसे मेन कारण है भाई। पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होगा तो सही बात है, जो हमारी वांट्स हैं वो तो बढ़ेंगे ही, है ना, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। चलो अब हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स। वांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पर समझेंगे, तो बहुत सिंपल है, इसको समझना। आ जाइए मेरे साथ। पहला पॉइंट है यहाँ पे कि वांट्स आर अनलिमिटेड। सही बात है ना। वांट्स कैसे होते हैं दोस्तों, अनलिमिटेड होते हैं। अगर हमारी एक जरूरत खत्म हुई तो दूसरी आ जाती है ना। जैसे मुझे चाहिए था मोबाइल फोन, लो भाई हमको दिला दिया गया मोबाइल फोन, हम चला रहे मस्त से, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर हमने देखा मार्केट में तो नया फोन लॉन्च हो गया, अब तो हमें वो फोन चाहिए। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो ये फोन छोड़कर, पहले मेरे मन में क्या था कि मुझे ये फोन चाहिए, लेकिन जब नया फोन आया तो मुझे अब वो वाला चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, अब मैंने इसको साइड कर दिया, मुझे दूसरा वाला चाहिए। तो यहाँ पर वही बोला गया कि वांट्स आर अनलिमिटेड, एक सेटिस्फाई होगी ना दूसरी अपने आप ही आ जाएगी। ह्यूमन कभी भी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी जरूरतें अनलिमिटेड होती है, जिसका कोई अंत ही नहीं है, आप ऐसे समझो, ठीक है। तो देखिएगा, वांट्स नॉट ओनली अराइज अगेन एंड अगेन बट दे आर ऑल्सो अनएंडिंग, ठीक है, इसको अंडरलाइन करना। ये क्या है, ये कभी ना खत्म होने वाली है वांट। जब तक इंसान जिएगा तब तक उसको कुछ ना कुछ चीज की जरूरत पड़ती ही रहेगी, ठीक है। जब एक वांट सेटिस्फाई होती है तो दूसरी हमारे मन में अराइज हो जाती है, यानी हम क्या कह सकते हैं कि वांट्स गो ऑन मल्टीप्लाइंग इन नंबर। जैसे हम किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे देखो 1 का मल्टीप्लाई हमने 6 में किया, डायरेक्ट यहाँ पे 6 आएगा, तो आप समझिए वांट्स भी ऐसा ही है कि वो मल्टीप्लाई होते रहता है, ठीक है। वांट्स कभी भी हमारी खत्म होने वाली नहीं है। और दूसरा यहाँ पर पॉइंट है आपका, वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर। यस एवरीवन, वांट जो है वो रिकरिंग होता है। रिकरिंग का मतलब क्या होता है, जो बार बार अकर हो, अकर यानी क्या होता है, होना, ठीक है। और रिकरिंग मतलब क्या हुआ, री यानी अगेन होता है ना। तो जब देखो वांट्स कैसी होती हैं, अगेन एंड अगेन वो अकर होती रहती है, बार बार हमारे मन में वांट्स आती रहती है, तो इनका नेचर कैसा होता है, रिकरिंग इन नेचर। तो देखिएगा, सेवरल ह्यूमन वांट्स अकर अगेन एंड अगेन व्हाइल सम माइट बी ओनली ओकेजनल, यानी कि हमारे कुछ वांट्स ऐसे होते हैं जो अगेन एंड अगेन अराइज होते रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो ओकेशनल होते हैं, यानी स्पेशल सीजन में ही उनका क्या होता है, मतलब वो अराइज होते हैं। ऐसे भी हमारे वांट्स होते हैं, राइट। समझ में आया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसमें, ये तो हमारे 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब तीसरे की जरा हम बात करते हैं। तीसरा यहाँ पे जो फीचर है वांट का, वो क्या है दोस्तों, वो है वांट्स डिफर विथ एज। मतलब क्या हुआ इसका, देखो जो वांट है ना वो एज के साथ अलग अलग होता है। अगर देखा जाए तो एक छोटा सा बच्चा है, देखो यहाँ पर ये छोटू बेबी है, आप देख सकते हो,
अब बताओ इसको ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए। आप ना इसके सामने पैसा रखो इतना सारा और फिर इसके सामने एक कार रख दो, कोई भी खिलौना रख दो, अब ये बच्चा किसको लेगा। आप सोचेंगे बच्चे भी आजकल के होशियार है, वो तो पैसा लेंगे, हाँ ठीक है, तो वो एक अलग सिचुएशन है, लेकिन बच्चा किसको चूज करेगा अच्छे से बताओ। बच्चे को क्या चाहिए, बच्चे को पैसे नहीं चाहिए भाई, बच्चे को चाहिए खिलौना, तो बच्चा लेगा खिलौना, यानी इसकी वांट क्या है, इसकी वांट है खिलौना, ठीक है। अब ये हो गए यहाँ पर ये आदमी, तो अब इसको क्या चाहिए होगा, अगर आप इनके सामने खिलौना रखोगे तो ये लेंगे नहीं, इनके सामने इनको क्या चाहिए, मोटरसाइकिल। अब ये खिलौने वाले मोटरसाइकिल से नहीं खेलेंगे, बल्कि इनको खुद चलाने के लिए चाहिए, ठीक है। वैसे ये दादी जी हैं, दादी जी को क्या चाहिए, दादी जी को खिलौने दोगे तो लेंगी नहीं लेंगी, मोटरसाइकिल दोगे तो लेंगी नहीं। ये देखो एज और जेंडर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर ये लड़का है तो देखो इनको मोटरसाइकिल चाहिए, अब ये आंटी जी हैं, अब इनको मोटरसाइकिल दोगे तो ये कहाँ लेंगी, है ना। तो यहाँ पर वही बोला गया है कि जो वांट्स है ना वो क्या होता है, वो अलग अलग होता है एज के अकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हो इसमें वही लिखा हुआ है कि वांट्स एंड देयर सेटिस्फेक्शन डिफर एज पर द क्रोनोलॉजिकल एज। जब बच्चा छोटा होता है उसको चाहिए खिलौना, धीरे धीरे बड़ा हुआ फिर कॉपी किताब पेन ये सब चाहिए, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ तो उसको और भी बहुत सारी चीजें चाहिए, थोड़ा और बड़ा हो गया है ना, थोड़ा टीनेज का हो गया है ना, तो अब थोड़ा सा और बड़ा हो गया, मान लो 18 साल के ऊपर, तो अब चाहिए उसको मोटरसाइकिल फिर कार चाहिए। तो ये ऐसे इस प्रकार से क्या होता है, जो हमारे वांट्स हैं वो चेंज होते रहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी देखो अभी आप कितने छोटे हो, ठीक है, फिर जब आप धीरे धीरे करके बड़े हो गए तो आपको आपकी जो जरूरत है वांट है वो मतलब क्या होगी, चेंज होते जाएगी कि अब ये चाहिए वो चाहिए। आप अपने ऊपर लेकर के सोचो ना, समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। फिर वांट्स डिफर विथ जेंडर, यस मैंने जो आपको बताया जेंडर के अकॉर्डिंग भी जो वांट्स है ना वो अलग अलग होती है, ठीक है। मेन एंड वीमेन वांट डिफरेंट गुड्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड। जैसे मान लो विमेन है तो उसको क्या चाहिए होगा, अगर वो गई मान लो एक लड़का, दोनों भाई बहन है, ठीक है, समझ लेते हैं, एक भैया है और एक बहन है। अब दोनों गए मार्केट में शॉपिंग करने के लिए, उनको चाहिए कपड़े, ठीक है। तो लड़की क्या पसंद करेगी, आप सोचिए लड़की को क्या चाहिए, तो लड़की को फ्रॉक वगैरह यानी लड़की वाले कपड़े चाहिए होंगे और लड़के को लड़के वाले कपड़े चाहिए होंगे, है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि लड़के का कपड़ा लड़की पहन ले, मतलब वैसे तो पहनते ही हैं, लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो क्या होगा कि दोनों का जो पसंद है ना वो अलग अलग होगा। तो वही बात बोली गई है कि जेंडर के अकॉर्डिंग भी क्या होता है, जो वांट है ना वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसको आप समझ लेना अच्छे से। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है कि वांट्स डिफर ड्यू टू प्रेफरेंसेस, यानी कहने का मतलब क्या है, देखो अब जो पर्सन टू पर्सन है ना, यानी पर्सन टू पर्सन सबके टेस्ट अलग होते हैं, प्रेफरेंसेस अलग होते हैं, हैबिट्स अलग अलग होती है। जैसे मुझे मान लीजिए मैं हूँ और मेरी एक दोस्त है, अब उसको कुरकुरे खाना बहुत पसंद है, लेकिन मुझे कुरकुरे बिल्कुल पसंद नहीं है, एक्चुअल में पसंद है लेकिन मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, ठीक है। कुरकुरे तो मैं बहुत खाती हूँ, तो उसको कुरकुरे बहुत पसंद है, मुझे पसंद नहीं है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे कुरकुरे नहीं खाना, मतलब नहीं खाना, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि ये क्या होता है, प्रेफरेंस के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे उसको कुरकुरे चाहिए तो वो दुकान पे जाकर के खरीदेगी, लेकिन मैं नहीं खरीदूंगी, मैं साइड में खड़ी हो जाऊंगी क्योंकि मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं पसंद, है ना। तो सबके टेस्ट अलग होते हैं, प्रेफरेंसेस अलग अलग होते हैं, हैबिट्स अलग होते हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग उनके वांट्स भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो देखिए इंडिविजुअल हैबिट्स टेस्ट प्रेफरेंसेस मैटर अ लॉट व्हाइल डिसाइडिंग वांट्स ऑफ द पीपल, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों, अगला यहाँ पे फीचर है कि वांट्स डिफर विद सीजन। यस एवरीवन, सीजन के अकॉर्डिंग जो हमारी जरूरत है वो चेंज होती रहती है। जैसे यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है, ये चित्र में आप देख सकते हो। जब गर्मी का सीजन होता है तो हमें क्या चाहिए होता है, हम सोचते हैं कि हमें सूती कपड़े मिले, कॉटन के क्लॉथ, है ना। आपने कभी ये किया है कि गर्मी के सीजन में आप स्वेटर पहन के चल रहे हो बाहर, ऐसा तो कभी नहीं होगा। गर्मी के सीजन में हमें चाहिए होगा कॉटन वाला क्लॉथ, जब बारिश आ जाएगी तो हमें चाहिए छाता, रेनकोट, है ना। और जब क्या होगा, ठंडी का मौसम आएगा तो हमें चाहिए होगा स्वेटर, टोपी, ये सब कुछ चाहिए होगा, है ना। तो इसीलिए बोला गया है कि वांट्स जो है वो सीजन के अकॉर्डिंग भी अलग अलग होते हैं। तो वांट्स कीप्स ऑन चेंजिंग विथ सीजन। नेक्स्ट है यहाँ पे कि वांट्स डिफर ड्यू टू कल्चर। यस एवरीवन, सभी के, जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में भी हम कितने सारे डिफरेंसेस देखते हैं, सबके कल्चर्स अलग होते हैं, लैंग्वेजेस अलग होते हैं ना, सबका अपना पहनावा होता है। तो ये जो कल्चर है ना दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग भी आप देखोगे तो आपको वांट्स में डिफरेंसेस देखने मिलेंगे, ठीक है। समझ में आया। तो डिफरेंसेस इन कल्चर इन्फ्लुएंस वांट्स दैट आर रिलेटेड टू फूड, ड्रेसिंग स्टाइल्स एक्सेट्रा, है ना। ड्रेसिंग स्टाइल्स बहुत मैटर करते हैं। जैसे अभी आप राजस्थान में चले जाओगे तो वहां के लोग क्या पहनते हैं,
मतलब वहाँ पे आप दूसरे तरह का कपड़ा पहने हुए देखोगे। वहीं अगर आप महाराष्ट्र में आओगे तो हम जनरली देखते हैं कि टोपी वगैरह और धोती ऐसे पहनते रहते हैं, है ना। यानी ड्रेसिंग स्टाइल क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ये लोग क्या करेंगे, उस हिसाब से अपने कपड़े खरीदेंगे, और वहाँ के लोग, राजस्थान के लोग, वो उस हिसाब से अपने कपड़े खरीदेंगे। मतलब दोनों के जो वॉन्ट्स है ना वो क्या है, अलग अलग है। वाई? बिकॉज ऑफ देयर कल्चरल डिफरेंसेस, क्योंकि अब इनका जो कल्चर है ना वो उसमें क्या है बच्चों, डिफरेंसेस है ना, तो इसीलिए इनके वॉन्ट्स भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ये बातें आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर देखो हमने क्या पढ़ा, हमने वॉन्ट्स के बारे में सबसे पहले पढ़ा, राइट। हम क्या पढ़ रहे हैं, सुनो ध्यान से, हम पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देख रहे हैं, जिसमें हमने पहला बेसिक कॉन्सेप्ट क्या देखा दोस्तों, वॉन्ट्स, ठीक है। और वॉन्ट्स में हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझे और वॉन्ट्स के बारे में भी जाना, ठीक है। ओके अब यहाँ पर हम जरा बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वॉन्ट्स, यानी जो अभी आपके मतलब ये वॉन्ट्स है ना, इनका क्लासिफिकेशन भी हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो आइए जरा देखते हैं। देखो पहला है, वॉन्ट्स कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज, मतलब वॉन्ट्स को हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला तो आपका हो जाएगा दोस्तों इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वॉन्ट्स, ठीक है। अब ये इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक वॉन्ट्स क्या है, तो देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है काफी अच्छा, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जांपल आप देखो, फूड और मेडिसिन, ठीक है। ये हमारे कैसे वॉन्ट्स है दोस्तों, इकोनॉमिक वॉन्ट्स है। इकोनॉमिक वॉन्ट्स का मतलब क्या हुआ, अगर आपको खाना चाहिए तो आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आपको खाना मिलेगा। अगर आपको चाहिए दवाई तो इसके लिए भी पैसा देना पड़ेगा। तो ये जो हमारे वॉन्ट्स है ना दोस्तों, ये हमारे इकोनॉमिक वॉन्ट्स है, क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भूल जाओ कि आपको कोई दवाई देगा, भूल जाओगे आपको कोई खाना देगा, है ना। तो देखो इकोनॉमिक वॉन्ट्स क्या होते हैं, वो वॉन्ट्स होते हैं वेयर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इज इन्वॉल्व, जहां पर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होता है, राइट। तो क्या करना होता है आप लोगों को, अगर इकोनॉमिक चीजें चाहिए तो आपको ना उसके लिए प्राइस देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, तब जाके वो सामान मिलेगा, ऐसे नहीं मिलने वाला, ठीक है। और नॉन इकोनॉमिक वॉन्ट्स का मतलब क्या होता है, जिसके लिए हमें कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, ये तो हमको फ्री में मिलता है। हवा की बात कर लेते हैं भाई, एयर, सांस ले रहे हो लगातार, इसके लिए कुछ पैसा दिया नहीं दिया, है ना। और सनशाइन, सूरज की रोशनी जो आप रोज लेते हो, ठीक है, कपड़े उसमें सुखाते हो और ठंडी के मौसम में जाते हो सूरज के सामने, है ना, अपने हाथ पैर थोड़ा सेकते हो, तो उसके लिए आपने पैसे दिए नहीं दिए, तो ये हमारे कैसे वॉन्ट्स हो जाएंगे, नॉन इकोनॉमिक, यानी कि यहाँ पे मॉनेटरी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, इसके लिए हमें पैसा वगैरह देने की जरूरत नहीं है। तो नॉन इकोनॉमिक वॉन्ट्स आर दोज विच कैन बी सेटिस्फाइड विदाउट मेकिंग मॉनेटरी पेमेंट फॉर देम, यानी हमें कुछ भी पैसा पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वैसे ही हमें ये मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये हमारे हैं नॉन इकोनॉमिक वॉन्ट्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक वॉन्ट्स, नॉन इकोनॉमिक वॉन्ट्स समझ में आए, ये पहला क्लासिफिकेशन है वॉन्ट्स का। दूसरा यहाँ पे क्लासिफिकेशन है दोस्तों इंडिविजुअल वॉन्ट्स एंड कलेक्टिव वॉन्ट्स। अब ये क्या है दोस्तों, देखो कलेक्टिव वॉन्ट्स का मतलब क्या हुआ ना, कि एक साथ कई लोगों की वॉन्ट्स वहां पे सेटिस्फाई हो जाती है। जैसे हम यूज करते हैं ट्रेन का, बसेस का, जब आप ट्रेन में जा रहे हो बैठ करके, तो ट्रेन में सवारी, मतलब ट्रेन में बैठ करके जाना ये आपकी जरूरत है, लेकिन आपके साथ साथ और भी लोगों की जरूरत है। आप अकेले ट्रेन में नहीं जाते हो, आपके साथ बहुत सारे लोग वहां पे ट्रैवल करते हैं, तो ये हमारा कलेक्टिव वांट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल वांट की बात करूं दोस्तों, तो इंडिविजुअल वांट मतलब क्या हुआ, जैसे बताती हूँ, हाँ, ये मुझे पेन चाहिए, मुझे ये मेरी वांट है, बराबर। तो ये मेरी क्या है, इंडिविजुअल वांट है, बस मुझे ये पेन चाहिए और किसी को पेन नहीं चाहिए, मैं जाऊंगी दुकान से खरीदूंगी, बस मेरा काम हो जाएगा, बराबर। तो ये किस में आएगा दोस्तों, ये हमारा इंडिविजुअल वांट में आ जाएगा। तो आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पर्सनल और इंडिविजुअल वांट्स रिफर टू दोज वांट्स व्हिच आर सेटिस्फाइड एट द इंडिविजुअल लेवल, ठीक है। जैसे डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर क्या करता है, ये जो स्टेथोस्कोप होता है उसका वो अकेले यूज करता है, उसका एक साथ कई लोग यूज नहीं कर सकते, नहीं करते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर जज है, जज अपना कोट को वेयर कर रहे हैं, यानी कि पहन रहे हैं अपने कोट को, तो वो खुद ही उसका यूज कर रहे हैं ना, दूसरा कोई व्यक्ति यूज नहीं कर रहा है। जैसे मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, मेरे पास ये जो पेन है, इसका मैं अकेले यूज कर रही हूँ, मेरे साथ साथ कई लोग थोड़े ना इसका यूज कर रहे हैं, तो ये किस में आ जाएगा, ये मेरा इंडिविजुअल वांट में आ जाएगा, ठीक है। और ये कलेक्टिव वांट क्या होता है, तो मैंने आपको बताया ना, ट्रेवलिंग बाय द ट्रेन। तो कलेक्टिव वांट्स आर सोशल वांट्स वेयर देयर इज कलेक्टिव सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स, यानी यहाँ पर एक साथ क्या होता है, बहुत सारे लोगों की जो वांट्स है वो सेटिस्फाई होती है, समझ आया। तो ये हमारा कलेक्टिव सेटिस्फैक्शन, कलेक्टिव वांट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर नेसेसिटीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। ये क्या है, नाम से समझेंगे। देखो नेसेसिटीज मतलब क्या होता है, एकदम जरूरत की चीजें। देखो कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो हमको ना मिले तो हम उसके बिना रह नहीं सकते। पहली चीज है खाना पानी, है ना, अगर खाना पानी कपड़े अगर हमें ये नहीं मिलेंगे तो हम नहीं रह सकते। तो ये हमारी क्या है, बहुत ज्यादा जरूरत की चीजें हैं। तो इनको हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं दोस्तों, नेसेसिटीज में रखते हैं, नेसेसरी वाले में। तो नेसेसिटीज आर द बेसिक नीड्स
ऑफ लाइफ, ठीक है, ये हमारे लाइफ की क्या है, बेसिक नीड्स है। लेट्स से फॉर एग्जांपल फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन, है ना, खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, फिर क्या चाहिए, शेल्टर चाहिए, है ना, जब सिर पे छत रहेगी तब तो आराम से सो पाओगे, शेल्टर भी चाहिए भाई, हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए, है ना, ये हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, इसके साथ साथ एजुकेशन। तो जो हमारी बेसिक नीड्स है ना दोस्तों, उसको हमने रखा है ये वाली कैटेगरी में। अब कंफर्ट मतलब क्या है, देखो हम देखते हैं ना, जब हमारी ये वांट सेटिस्फाई हो जाए तब हमें आरामदायक चीजें चाहिए होती हैं, है ना, कि अब थोड़ा और हमें मिल जाए। देख रहे हो यहाँ पे वांट्स आपके खत्म नहीं होने वाली। पहले देखो, पहले अगर हमारे पास कुछ नहीं होता तो हम सोचते हैं कि बस हमें एक छोटा सा घर मिल जाए और हमें खाने वगैरह का सब कुछ इतना इंतजाम हो जाए, एक छोटी मोटी नौकरी मिल जाए, फिर हम उससे अपना जीवन यापन आसानी से कर लेंगे। लेकिन जब वो सारी चीजें हमारी पूरी हो जाती है ना, तब हमें लगता है कि नहीं, अभी और भी चीजें चाहिए। जैसे कि अब हमें चाहिए वॉशिंग मशीन, है ना, हाथ से कपड़े नहीं धो पा रहे, वॉशिंग मशीन चाहिए, फिर हमें कूलर लगाना है, एसी लगाना है, ये सब कुछ हमारे दिमाग में आने लगता है। तो ये किसमें, ये कंफर्ट यानी आरामदायक वस्तुएं हमें चाहिए होती है। तो देखो, कंफर्ट्स आर दोज वांट्स व्हिच मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल, जो हमारे लाइफ को आरामदायक बनाती है। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं भाई, वॉशिंग मशीन, अरे कपड़े तो आप हाथ से भी धो सकते हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको मशीन ही चाहिए। लेकिन जब हमारी वो वाली वांट सेटिस्फाई हो गई तो अब हमें चाहिए वॉशिंग मशीन, बस हम हाथ से कपड़े नहीं धो सकते, ठीक। फिर यहाँ पे मिक्सर हो गया। देखो पहले मिक्सर नहीं था तो लोग सिलवट्टे पे क्या क्या करते थे, मसाला वगैरह सब पीसा करते थे। फिर उसके बाद अभी देखो मिक्सर आ चुका है, तो अब लोगों को क्या चाहिए, मिक्सर, तो ये कंफर्ट में आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रेशर कुकर, खाना तो आप वैसे ही बना सकते हो लेकिन फिर भी प्रेशर कुकर, ये हमारी कंफर्ट यानी आरामदायक वस्तु है जो हमारे जीवन को और आरामदायक बनाती हैं। फिर यहाँ पे अगला है लग्जरीज। लग्जरीज मतलब महंगी महंगी चीजें, ठीक है। तो ये क्या है, ये ना प्लेजर और एंजॉयमेंट के लिए, मतलब हमारा भी कुछ नाम है ना, सोसाइटी में हम भी कुछ हैं, ये दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो लग्जरीज वाली चीजें हैं वो यहाँ पर मतलब खरीदते हैं। जैसे देखो एग्जांपल के लिए एसी, कार, है ना, हमारे पास तो कार है। फिर वेल फर्निश्ड हाउस, एकदम अच्छा सा घर खरीदेंगे जिसमें बहुत अच्छा फर्नीचर होगा, सब कुछ एकदम सुव्यवस्थित होगा, है ना, इधर हमारा हॉल होगा, इधर ड्राइंग रूम होगा, ये सब कुछ। तो ये हमारी कौन सी चीजें हैं दोस्तों, ये हमारी लग्जरीज वाली चीजें हैं, समझ में आया। तो वांट्स को इस प्रकार से क्लासिफाई किया गया, आप देख सकते हो। पहला क्लासिफिकेशन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, दूसरा इंडिविजुअल वांट्स एंड कलेक्टिव वांट्स, तीसरा यहाँ पे देखा हमने नेसेसिटीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। आई होप समझ में आ गया होगा। तो पहला जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट था वांट, वो हमने कंप्लीट कर लिया। देखा वांट में कितनी सारी चीजें दी गई थी। चलो कोई बात नहीं, अब चलते हैं हमारे दूसरे बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर, विच इज गुड्स एंड सर्विसेज। तो दोस्तों गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती है, इसको समझना बहुत आसान है। देखो आपने पैसा दिया, समझो मुझे, मैं गई दुकान पर, मैंने जाकर के अंकल जी को 5 रुपए दिए, वैसे तो ये 3 वाला पेन है, चलो मैंने 3 रुपए दिए, अंकल जी ने मुझे ये 3 रुपए का पेन दे दिया। तो देखो यहाँ पर जब मैंने उनको पैसे दिए तो मुझे पेन मिला, यानी कि मुझे सामान मिला, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो ये तो हमें सामान मिला ना, यानी कि मुझे गुड्स मिला, ठीक है। तो इसको मैं क्या कहूंगी बच्चों, गुड्स कहूंगी। लेकिन अभी सर्विस क्या है, जैसे मैं कल कहाँ पे गई थी, मान लीजिए मैं अपने कॉलेज गई थी, ठीक है। अब कॉलेज जाने के लिए मैंने यूज किया किसका, ट्रेन का। तो ट्रेन का टिकट मैंने लिया और फिर मैं गई और फिर मैं वापस आ गई। तो यहाँ पर जब मैंने पैसा दिया, ट्रेन का जो किराया दिया, उसके बदले मुझे कुछ सामान मिला नहीं, उसके बदले में मुझे सर्विस मिली, मुझे एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाया गया, ठीक है। मुझे कुछ यहाँ पे सामान नहीं मिला है, तो ये किस में आ जाएगा बच्चे, सर्विस में आ जाएगा। तो ये होता है गुड्स एंड सर्विसेज, बराबर, ओके। तो यहाँ पर देख लो, समझते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज, देखो एनीथिंग दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इज टर्म एज गुड, यानी कोई भी चीज जो हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करता है उसको हम गुड्स कहते हैं। और इसका ना मटेरियल एग्जिस्टेंस होता है, बराबर, ठीक है। जैसे कि चौक यूज करते हैं टीचर, अब मैं इसका यूज कर रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा गुड्स हो जाएगा। और ये मेरे वांट को सेटिस्फाई भी तो कर रहा है। अगर मेरे पास ये नहीं होता तो फिर मैं किससे लिखती, बताओ, मेरी जरूरत है ना ये पेन, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा गुड्स हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे सर्विसेज की बात करते हैं। सर्विसेज भी हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करता है। जैसे मुझे कॉलेज जाना था तो मेरी जरूरत क्या थी कि कोई चीज मुझे ऐसी मिले जो मेरे कॉलेज तक मुझे छोड़ दे, तो मैंने ट्रेन का यूज किया, बराबर। तो वो मेरी जरूरत थी ना, यानी कि सर्विसेज भी हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन इनका मटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। इसका मटेरियल एग्जिस्टेंस है, ये पेन है तो मुझे दिख रहा है, हाँ भाई ये पेन है, ये टेंजिबल है, मैं इसको टच कर सकती हूँ, देख सकती हूँ। लेकिन जो सर्विस है ना आप उसको देख सकते हो ना आप टच कर सकते हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आप देखिएगा, देखो यहाँ पे लिखा है ना, बट डू नॉट हैव एनी मटेरियल एग्जिस्टेंस। जैसे एग्जांपल के लिए टीचिंग ऑफर्ड बाय द टीचर, टीचर ने टीचिंग ऑफर करी, ठीक है। आप टीचर को फीस देते हो, टीचर आपको पढ़ाते हैं, उसके बदले में कुछ सामान नहीं देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका सर्विस हो जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों यूटिलिटी की। अब यूटिलिटी क्या होता है,
देखो यूटिलिटी का सिंपल सा मतलब यही है कि कोई गुड्स है ना, तो उसकी जो वांट सेटिस्फाइंग पावर है, मतलब हमारी जरूरत को पूरा करने की जो कैपेसिटी है ना, दैट इज योर यूटिलिटी। देखो यहाँ पे लिखा है कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, मतलब ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने की जो पावर होती है गुड्स के अंदर, उसको हम कहते हैं दोस्तों यूटिलिटी। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी, यानी कमोडिटी की जो पावर होती है वांट को सेटिस्फाई करने की, दैट इज योर यूटिलिटी। ठीक है, समझ में आ गया यूटिलिटी क्या होता है? बहुत सिंपल है, याद कर लो यार, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज यूटिलिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस एवरीवन, अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वैल्यू की। तो वैल्यू के टू अप्रोचेस होते हैं, वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। तो अगर आप यहाँ पे इसको सीधा सीधा पढ़ लोगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा, मैं आपको एग्जांपल की मदद से बताती हूँ। देखो एकदम ध्यान से सुनो। जैसे वैल्यू इन यूज, यूज का मतलब क्या होता है? कोई सामान है जिसको यूज करना है। जैसे मेरे पास ये पेन है तो मैं इसका यूज कर रही हूँ, मेरे पास ये कपड़ा है तो मैं इसका यूज कर रही हूँ, है ना। कोई भी चीज है, मेरे पास ये पेन है, देखो ये वाला पेन, तो मैं इसको लिखूंगी यानी कि मैं इसका यूज करूंगी, राइट। तो ये हो गया मेरा वैल्यू इन यूज। अब देखो जो गुड्स होते हैं ना, किसी गुड्स का वैल्यू इन यूज हाई होता है, किसी का लो होता है। जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका वैल्यू इन यूज काफी ज्यादा होता है। एग्जाम्पल के लिए हम समझेंगे, जैसे अगर मैं बात करूं दोस्तों पानी की, वाटर, ठीक है, वाटर का हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वैल्यू इन यूज इसका क्या है दोस्तों? ज्यादा है। ठीक है, इसकी यूजफुलनेस क्या है? काफी ज्यादा है, क्योंकि पानी के बिना और कुछ नहीं हो सकता। आपको जो भी काम करना है भाई पानी की मदद से करना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे वाटर का जो वैल्यू इन यूज है दोस्तों वो क्या है? ज्यादा है। अब कुछ चीजें ऐसी भी होती है जिनका वैल्यू इन यूज काफी कम होता है, यानी कि लो होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ डायमंड, यानी कि हीरा। ठीक है, अब हीरा कॉमन पीपल यूज नहीं करते, जो बहुत बड़े होंगे एकदम से बहुत पैसे वाले, वो हीरे का यूज करेंगे, डायमंड का यूज करेंगे। तो उसका वैल्यू इन यूज क्या है बच्चों? लो है। और वाटर का वैल्यू इन यूज क्या होता है? ज्यादा होता है, बराबर। तो ये होता है वैल्यू इन यूज, यानी कि आप कोई सामान को कितना यूज कर रहे हो, हाई लेवल पे या फिर लो लेवल पे। ठीक है, दैट इज योर वैल्यू इन यूज। यानी आप सिंपल से भाषा में ये कह सकते हो कि यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी, कमोडिटी यानी क्या होता है? सामान। ठीक है, तो कोई सामान है उसकी यूजफुलनेस कितनी है, दैट इज योर वैल्यू इन यूज। मतलब आप उसका वैल्यू इन यूज हाई है या फिर लो है। ठीक है, जैसे अगर मैं सनशाइन की बात करूं, सूरज की धूप, इसका वैल्यू इन यूज क्या है दोस्तों? काफी ज्यादा है ना। सूरज की धूप से बहुत सारी चीजें होती है। देखो आपको लगता नहीं, आपको वो फ्री में मिलता है तो हमें उसकी कीमत पता नहीं है, लेकिन आप सोचो ना, जब सूरज चले जाते हैं तो लाइट हमें जलानी पड़ती है रात को, तो सोचो उसका बिल कितना आता है। आप सोचिए अगर हम 24 घंटे पूरी लाइट जलाते हैं तो हमें कितना बिल का पैसा हमें देना पड़ता है कि नहीं? समझ में आ रहा है? यानी सिंपल सी बात है दोस्तों, जिसका वैल्यू इन यूज तो आपको समझ में आया, जो गुड्स हम यूज करते हैं वो हमारा वैल्यू इन यूज है, बराबर। यहाँ पर मैंने आपको सनशाइन का एग्जांपल लेकर के बताया, वाटर का भी एग्जांपल दिया, राइट। तो इनका वैल्यू इन यूज ज्यादा होता है, डायमंड का वैल्यू इन यूज कम है, बराबर। चलो ये समझ में आ गया। फिर यहाँ पे ये जो सनशाइन है ना, सनशाइन के बारे में एक और बात बता दूं, ये किसका एग्जांपल है दोस्तों? ये हमारा फ्री गुड का एग्जांपल है, क्योंकि इसके लिए हमें कुछ पैसा देना पड़ता है क्या? नहीं देना पड़ता है पैसा, है ना। सूरज आते हैं फ्री में, हमें सब कुछ, उजाला, धूप, सब कुछ दे करके जाते हैं। आज तक उन्होंने बिल दिया कि लो इतने दिन से तुम हमारी बिजली का यूज कर रहे हो, अब ये तुमको बिल भरना पड़ेगा। जीवन भर तुमने हमारी धूप लिया, हमारे लाइट्स लिए, अब इनका पैसा दो, ऐसा कभी सूरज ने बोला? नहीं बोला, है कि नहीं। तो ये किस में आ जाएगा? ये हमारा फ्री गुड में आ जाएगा। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई। अब ये वैल्यू इन एक्सचेंज क्या है भाई? एक्सचेंज यानी क्या होता है? एक्सचेंज करना। जैसे हमने आपको पैसे दिए, आपने हमें सामान दिए, ठीक है ना। मतलब हम दुकान पे गए, अब दुकान पे जाकर के हमने उनको पैसे दिए, अंकल जी ने मुझे मेरा सामान दे दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों? पैसे के थ्रू हम यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट कर रहे हैं, ट्रेड हो रहा है ना। हम खरीद रहे हैं, वो बेच रहे हैं, तो यही क्या है? हमारा एक्सचेंज है, बराबर। तो देखो कई गुड्स ऐसे होते हैं जिनका अगर आप देखोगे तो वैल्यू इन एक्सचेंज ज्यादा होता है, और कई गुड्स ऐसे भी होते हैं जिनका वैल्यू इन एक्सचेंज कम होता है। जैसे हम वही वाटर और डायमंड वाला ही एग्जाम्पल लेंगे। जैसे अगर मैं पानी की बात करूं, ठीक है, तो पानी का भी अभी खैर देखा जाए तो हमारे गांव साइड में, मतलब जो गांव वाले एरियाज हैं वहां पे पानी का पैसा नहीं देना पड़ता, लेकिन जो मुंबई वाला एरिया है और जहां पे पानी की कमी है वहां पे क्या करना होता है? पानी के लिए भी पैसा देना होता है, ठीक है। लेकिन अगर दूसरी वस्तुओं से कंपेयर किया जाए, दूसरी चीजों से, तो जो पानी का पैसा है वो काफी कम लगता है। यानी हम कह सकते हैं कि इसका वैल्यू इन एक्सचेंज क्या है? काफी कम है, ठीक है। लेकिन वही अगर मैं डायमंड की बात करूं, ठीक है, किसकी? डायमंड की। तो डायमंड जो है इसका कम यूज, मतलब ज्यादा लोग यूज
यूज नहीं करते, लेकिन फिर भी इसका जो क्या कहते हैं, इसका जो प्राइस है वैल्यू इन एक्सचेंज वो काफी ज्यादा, देखो पानी का वैल्यू इन एक्सचेंज कम है और डायमंड का वैल्यू इन एक्सचेंज क्या है दोस्तों, ज्यादा है। समझ में आया? वैल्यू इन एक्सचेंज यानी क्या, हम पैसा देते हैं, देखो एक्सचेंज मतलब पैसा दिया सामान लिया, तो ये आपका एक्सचेंज कहलाया। वैल्यू इन यूज यानी क्या, कई गुड्स ऐसे होते हैं जिनका वैल्यू इन यूज ज्यादा होता है, वैल्यू इन एक्सचेंज, ठीक है, ज्यादा होता है, और कई गुड्स ऐसे होते हैं जिनका वैल्यू इन एक्सचेंज कम होता है। बराबर, ये बात आपको समझ में आ गई? चलो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे वही सारी बातें दी गई हैं। इट रेफर्स टू द वर्थ ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर कमोडिटी व्हेन दिस वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, मनी के रूप में हम एक्सचेंज करते हैं ना, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखो इकोनॉमिक गुड के बारे में। इकोनॉमिक गुड्स हम किसको कहते हैं, वो गुड्स जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। देखो सनशाइन तो हमारा फ्री गुड था, लेकिन 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 सुनो, ये टीवी कार वगैरह क्या है, ये हमारे इकोनॉमिक गुड है, क्योंकि इनके लिए, इसके लिए हमें पैसा पे करना पड़ेगा। फ्री में आपको कोई कार नहीं देगा, फ्री में आपको कोई टीवी नहीं देगा, फ्री में मुझे ये पेन भी कोई नहीं देगा, तो ये सारे हमारे क्या है, इकोनॉमिक गुड है। ठीक है, समझ आया? चलो, तो ये बात आप समझ चुके होंगे। यूज और एक्सचेंज का मतलब, यूज यानी यूज करते हैं, एक्सचेंज यानी पैसा देके सामान लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम समझते हैं वाटर डायमंड पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज, जो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, लेकिन फिर भी हम जरा समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, ये हो गया हमारा पानी और ये हो गया हमारा हीरा डायमंड। ठीक है, तो अब देखो पानी का जो पैसा है ना, वो देखो काफी कम लगता है, लेकिन इसका यूज क्या है बच्चे, ज्यादा है। यानी कि जो इसका वैल्यू इन यूज है ना, वैल्यू इन यूज, देखो मैं यहाँ पे यू लिख देती हूँ, यूज, और ये एक्सचेंज, यहाँ पे मैं एक्सचेंज लिखती हूँ। ठीक है, तो इसका जो एक्सचेंज है वो कम होता है, वैल्यू इन यूज काफी ज्यादा होता है। लेकिन अगर मैं डायमंड की बात करूं बच्चों, तो डायमंड में क्या होता है, यूज इसका कम होता है, लेकिन एक्सचेंज इसका ज्यादा होता है। डायमंड हर कोई नहीं खरीद सकता, इसके लिए काफी ज्यादा पैसे चाहिए होंगे, सोने से भी महंगा होता है डायमंड। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर हो जाती है। तो आप देख लो, इसमें यही लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं एक बार इसको, कि सम कमोडिटीज हैव हाई वैल्यू इन यूज एंड लो एक्सचेंज वैल्यू। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमने देखा वाटर का। फिर कुछ कमोडिटीज ऐसी होती है जिनका वैल्यू इन यूज तो बहुत कम होता है, बट उनका एक्सचेंज वैल्यू काफी ज्यादा होता है। वाई? बिकॉज ऑफ इट्स स्केरसिटी, है ना, डायमंड के स्केरसिटी की वजह से उसका जो प्राइस है वो ज्यादा है, वैल्यू इन एक्सचेंज ज्यादा है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, तो यहाँ पर हमने किसकी बात की दोस्तों, वैल्यू की भी बात कर ली है। आई होप सो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे समझने वाले दोस्तों वेल्थ के बारे में। तो वेल्थ क्या है? वेल्थ से आप ये सोचते होंगे कि पैसा है, हाँ ठीक है, पैसा है आपका। वेल्थ यानी सिंपल सी बात है कि आपके पास धन कितना है, आपके पास मतलब जो भी चीजें हैं ना वो कितनी है, राइट। जैसे मान लो मेरे पास क्या है, मेरे पास ये बोर्ड है, तो ये मेरा वेल्थ कहलाएगा। और मेरे पास क्या है, मान लीजिए ये फोन है, ठीक है, तो ये भी मेरा वेल्थ कहलाएगा। और अगर मेरे पास पैसा है तो वो भी वेल्थ में हम काउंट कर सकते हैं। यानी जो भी आपके पास प्रॉपर्टी वगैरह धन है ना, ये सब कुछ किस में आता है, वेल्थ में आ जाता है। ठीक है, तो आइए जरा हम इसके बारे में समझते हैं। देखो वेल्थ का, अब देखो इकोनॉमिक्स के भाषा में हम जरा इसकी बात करते हैं कि वेल्थ यानी क्या होता है। तो वेल्थ रेफर्स टू एनीथिंग व्हिच हैज अ मॉनेटरी मार्केट वैल्यू एंड कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर मनी। यानी कि देखो इकोनॉमिक्स क्या कहता है कि वेल्थ वो चीजें हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, मतलब मार्केट में अगर आप उसको लेकर के जाओगे ना तो वो बिक जाएगा। जैसे अभी मैं ये फोन, मेरे पास फोन है, ठीक है, तो अगर मैं इसको बेचना चाहूँ मार्केट में ले जा करके, तो मैं फोन दूंगी, इसके बदले में मुझे पैसा मिल जाएगा। यानी मार्केट में इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है। ठीक है, क्या है, वैल्यू है कि नहीं, तो इसीलिए ये मेरा क्या कहलाएगा दोस्तों, वेल्थ कहलाएगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि वेल्थ रेफर्स टू एनीथिंग व्हिच हैज अ मार्केट वैल्यू एंड कैन बी एक्सचेंज फॉर मनी। ये पैसे के बदले में हम एक्सचेंज कर सकते हैं, तो वो हमारा वेल्थ कहलाएगा। ठीक है, चलो, तो ये इकोनॉमिक्स ने बोला है, बराबर, ओके। और यहाँ पर हम समझ लेते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। वेल्थ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि यूटिलिटी, स्केर्सिटी, ट्रांसफरेबिलिटी और एक्सटर्नलिटी। तो आइए हम देखते हैं एक एक करके। यूटिलिटी, देखो बच्चों, जो वेल्थ है ना, इसकी यूटिलिटी होनी चाहिए। जैसे कोई चीज ऐसी पड़ी है जिसका कुछ यूज ही नहीं है, तो आप उसको वेल्थ नहीं कहोगे, है ना। आपके पास मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जिसका कोई यूज ही नहीं है, ना आप उसका यूज कर सकते हो, ना सामने वाला कोई उसका यूज कर ही नहीं सकता, तो क्या आप उसको वेल्थ बोलोगे? नहीं, तब वो आपका वेल्थ नहीं कहलाएगा। ठीक है, तब उसकी मार्केट में भी वैल्यू नहीं होगी। तो जो आपका वेल्थ होता है ना, उसकी यूटिलिटी होनी चाहिए, उसकी यूजफुलनेस होनी चाहिए। जैसे मेरे पास ये फोन है, तो इसकी यूटिलिटी है, मैं इसमें बहुत सारी चीजें देख सकती हूँ, मैं इससे फोन लगा सकती हूँ, बात कर सकती हूँ, वीडियो कॉलिंग कर सकती हूँ, तो इसकी यूटिलिटी है, इसीलिए ये मेरा वेल्थ कहलाएगा। समझ आया? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है
कि a commodity must have the capacity to satisfy human wants, यानी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने की पावर जो है ना वो हमारे कॉमोडिटी में होनी चाहिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल फर्नीचर और रेफ्रिजरेटर, ठीक है, जो आपके घर में फर्नीचर होगा या फिर रेफ्रिजरेटर होगा, ये क्या करते हैं, हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं? यस, तो ये हो गया हमारा यूटिलिटी। नेक्स्ट है स्केयरसिटी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केयरसिटी, मतलब ये स्केयरसिटी क्या बताना चाहता है ये स्केयरसिटी? देखो दोस्तों, हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, बराबर। अब सोचिए, हाँ मैं आपको बता, देखो मान लो ये मेरा फोन है, ठीक। अब ये जो फोन है ना, ये क्या हो चुका है, फोन नहीं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि फोन तो चलो जाने दो, मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल लेकर के बताती हूँ। पहले आप ये समझो, जो आपका वेल्थ है ना दोस्तों, उसकी क्या होनी चाहिए, स्केयरसिटी होनी चाहिए, यानी प्रॉपरली, जैसे जब आप उसको मार्केट में लेकर के जा रहे हो ना, तो वो वैल्यूलेस नहीं होना चाहिए, मतलब उसका कुछ ना कुछ प्राइस आपको मिलना चाहिए, तभी आप उसको वेल्थ कहोगे। अगर उसका कुछ प्राइस आपको मिलता ही नहीं तो आप उसको वेल्थ नहीं कह सकते। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए कौन सा एग्जांपल लूं, ठीक है, चलो पहले ये पढ़ लेते, फिर मेरे दिमाग में एग्जांपल आने दो, फिर मैं आपको बताती हूँ। देखो, a commodity must be scarce in supply in relation to its demand if it is to be included in the term wealth. फॉर एग्जाम्पल ऑल इकोनॉमिक गुड्स फॉर विच प्राइस इज पेड, यानी कहने का मतलब क्या है, देखो कहने का मतलब सीधा सा है कि जो आपका कॉमोडिटी है ना वो कैसा होना चाहिए, वो स्केयर्स होना चाहिए, यानी डिमांड के कंपैरिजन में, जैसे डिमांड की जा रही है तो उसकी मतलब मान लीजिए आप सोचिए ना, आप किसी गुड्स की सप्लाई कब कर पाओगे, जब उसकी डिमांड होगी। आपके पास कोई ऐसी चीज है जिसका कोई डिमांड ही नहीं कर रहा, तो उसको वेल्थ नहीं कहोगे, क्योंकि वो लोगों के पास ऑलरेडी है, ठीक है, तो आप उसको बेच नहीं सकते, मार्केट में लेकर के जाओगे कोई नहीं खरीदेगा क्योंकि उनके पास है, ठीक है। तो जो भी आपके पास वेल्थ है ना दोस्तों, उसकी स्केयरसिटी होनी चाहिए प्रॉपरली, मतलब उसकी लोग डिमांड करने चाहिए, तब जाके आप सप्लाई कर पाओगे ना, यानी आपके पास कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो सभी के पास हो तो कोई आपसे खरीदेगा ही नहीं। तो वही बात बोली गई है कि स्केयरसिटी होनी चाहिए प्रॉपरली, ठीक है, रिलेशन टू इट्स डिमांड, तभी आप उसको क्या कह सकते हो, वेल्थ कह सकते हो। जैसे जो भी हमारे इकोनॉमिक गुड्स होते हैं, बराबर, उसके लिए हमें क्या करना होता है, प्राइस पेड करना होता है, यानी उसकी डिमांड होती है तब जाके उसकी सप्लाई की जाती है, तो वो हमारा वेल्थ कहलाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी, ट्रांसफर यानी क्या होता है बच्चे, ट्रांसफर करना, है ना। जैसे अभी ये फोन का ही एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ बार बार, चलो कोई बात नहीं, किसी भी एग्जाम्पल से बस आपको समझना है। ये जो फोन है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ये किसी को बेच सकती हूँ, तो बेचने के बाद क्या होगा, मैं उसको ये दे दूंगी, यानी उसको मैं ट्रांसफर कर दिया ना मैंने। ट्रांसफरेबिलिटी यानी ये बहुत ही आसानी से क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, मैं दे सकती हूँ, आप मुझे पैसे दो, मैं आपको फोन दे रही हूँ, ठीक है। तो गुड्स जो है, मतलब जो आपका वेल्थ है ना, उसके अंदर क्या होती है, एक क्वालिटी होती है ट्रांसफरेबिलिटी की, राइट। तो आप उसको वेल्थ कहोगे जिसके अंदर ये वाली क्वालिटी रहेगी ट्रांसफरेबिलिटी की, यानी कि आप ट्रांसफर कर सकते हो, राइट। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, a commodity should be transferable from one person to another, okay, another person as well as a place to place, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ये ट्रांसफर हो सकता है, प्लेस टू प्लेस ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। एंड अगर आपका गुड्स क्या है, मटेरियल है और टेंजिबल है, राइट, देन ओनली इट इज पॉसिबल टू ट्रांसफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फॉर एग्जांपल व्हीकल, ज्वेलरी एक्सेट्रा। जैसे आप सोचोगे ना, आप यही सोचोगे कि हमारे पास मान लो कोई सामान है, मोबाइल फोन है, ये तो मैं ट्रांसफर कर सकती हूँ, है ना, लेकिन कोई और ऐसी चीज है, जैसे कि मान लो मेरा जमीन हो गया, इसको हम कैसे ट्रांसफर करेंगे। तो देखो दोस्तों, वहां पे आप प्लेस टू प्लेस ट्रांसफर तो नहीं कर सकते, लेकिन ओनरशिप आप ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे आपका कोई घर है, आपने किसी को बेच दिया, तो आपने जो ओनरशिप है ना, प्रोप्रिएटरशिप, ओनरशिप, आपने उसको ट्रांसफर कर दिया, दूसरे को दे दिया कि अब ये जो घर है वो दूसरे के नाम पे है, ठीक है। तो उसमें भी ट्रांसफरेबिलिटी का गुण तो होता ही है, लेकिन प्लेस टू प्लेस ये ट्रांसफर नहीं होता, ये पर्सन टू पर्सन हो सकता है कि मेरा पहले नाम था, अब दूसरे पर्सन का नाम आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे वही बातें दी गई हैं। चलो, एक्सटर्नलिटी, यस एवरीवन, जो आपका वेल्थ है बच्चे, वो क्या होना चाहिए, आपके शरीर से बाहर होना चाहिए, है ना। अब ये नहीं कि आपके शरीर में किडनी, तो आप कह रहे हो ये तो मेरा वेल्थ है, क्या आप इसको बेच सकते हो? वैसे तो बेचते हैं किडनी को, लेकिन अगर आपको जीना है तो किडनी थोड़े ना, आप कैसे बेचोगे, राइट। तो यहाँ पे वही बातें बोली गई है कि जो आपका गुड्स है ना दोस्तों, ये हम कब ट्रांसफर कर सकते हैं, जब ये हमारे बॉडी के बाहर होगा, एक्सटर्नल होगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल टू ह्यूमन बॉडी, फॉर एग्जाम्पल बैग, चेयर एक्सेट्रा, ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गए हमारे, क्या हो गए, ये हमारे वेल्थ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, एंड आई होप सो समझ में आया होगा आप सभी लोगों को। देखो ये देखो, फिजिकल ट्रांसफर और ये नोशनल ट्रांसफर। डू यू नो, वैसे तो डू यू नो जो है वो इवैल्यूएशन के लिए कंसिडर नहीं किया जाता, मतलब ये आपके एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। देखो मैं बता देती हूँ आपको क्या क्या पढ़ना है। डू यू नो जो है ना वो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ठीक है।
और ये जो है ना यू शुड नो, ये आपको पढ़ना होता है, यू शुड नो पढ़ना होता है, डू यू नो नहीं पढ़ना होता, लेकिन फिर भी हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट डू यू नो होगा ना आपको जरूर बताया जाएगा। तो देखो बच्चे, फिजिकल ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, दिस इज एक्चुअल ट्रांसफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी मेरे पास मान लो ये मोबाइल फोन है, मैंने बेच दिया तो मैंने ये ट्रांसफर कर दिया दूसरे पर्सन को, ठीक है। अब ये नोशनल ट्रांसफरेबिलिटी क्या होती है दोस्तों, नोशनल ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि इसको हम फिजिकली ट्रांसफर नहीं कर सकते, बस इसकी ओनरशिप को हम ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो गया एग्जांपल लैंड प्रॉपर्टी, ठीक है, आपके पास कोई बिल्डिंग है, ये सब कुछ, राइट, ओके। फिर यहाँ पे एक और बात आप समझिएगा, देखो कुछ डू यू नो में ही है, तो इसको भी हम जरा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए हमें सारी चीजें मालूम होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो देखो, जो हमारी इनबॉर्न क्वालिटीज होती हैं, जैसे कि ब्यूटी, मेलोडियस वॉइस, है ना, मतलब एक बहुत ही मीठी सी आवाज, एफिशिएंसी, तो ये जो सब कुछ है ना दोस्तों, ये हमारी क्या है, हमारे जन्म के साथ हमारे साथ आई है। अगर कोई लड़की बहुत सुंदर है या फिर लड़का बहुत ही ज्यादा सुंदर है, ठीक है, तो अब उसको वो क्वालिटी जन्म से ही मिली है, तो वो आपका वेल्थ नहीं कहलाएंगे, उसको थोड़े ना आप बेच सकते हो क्या नहीं बेच सकते। देखो यहाँ पे लिखा है आर नॉट वेल्थ इन द स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में आप उसको वेल्थ नहीं कहोगे, आप कहोगे मैं तो बड़ी सुंदर हूँ, वाह मेरा ये तो वेल्थ है, नहीं, ये वेल्थ नहीं होगा। इकोनॉमिक्स कहता है नहीं मतलब नहीं होगा, देखो स्ट्रिक्टली, बराबर, दे आर नीदर एक्सटर्नल नॉट ट्रांसफरेबल, मतलब ये एक तो एक्सटर्नल भी नहीं है ना, और ये ट्रांसफरेबल भी नहीं है, याद रखिएगा, देख रहे हो। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं बच्चे, अब जो हमारा छठवां पॉइंट है, बेसिक कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का, इसमें हमारा नेक्स्ट वन आ जाता है बच्चे पर्सनल इनकम। तो अब ये पर्सनल इनकम क्या है, तो आपकी जो इनकम होती है ना उसी को हम कहते हैं पर्सनल इनकम, ठीक है। देखो, अर्निंग रिसीव्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम ऑल सोर्सेज इज कॉल्ड हिज पर्सनल इनकम, यानी आपको कहाँ से इनकम हो रहा है, जैसे हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं, हमें वहां से इनकम हो रहा है, हमने एक बिजनेस भी साइड में कर रहे हैं, वहां से भी इनकम हो रहा है, तो ये जो टोटल आपकी इनकम होती है ना दोस्तों, दैट इज योर पर्सनल इनकम, कि आप कितना कमा पा रहे हो, ठीक है। अब ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या हुआ, देखो पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों को आप सेम नहीं कह सकते। पर्सनल इनकम आप कहाँ से कितना कमा रहे हो, उन सभी का टोटल आपका पर्सनल इनकम कहलाएगा। लेकिन अब ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज दैट पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम, मतलब ये पर्सनल इनकम का ही पार्ट होता है, सुनना ध्यान से, विच इज लेफ्ट ओवर यानी क्या होता है, बचा हुआ, आफ्टर पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सच एज इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, यानी कहने का मतलब क्या है, सुनो अब ध्यान से, आपको पर्सनल इनकम तो समझ में आया ना। पर्सनल इनकम क्या होता है, जो भी आप पैसा अर्न कर रहे हो, ठीक है। अब जो आप पैसा अर्न कर रहे हो ना उसके ऊपर आपको टैक्स भी भरना होता है, एक तो डायरेक्ट टैक्स होता है, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो जो आप डायरेक्ट टैक्स भरते हो ना, इनकम के ऊपर जो आप टैक्स भरते हो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो जो आप डायरेक्ट टैक्स भर रहे हो, वेल्थ टैक्स हो गया या फिर क्या कहते हैं इनकम टैक्स हो गया, तो इनकम टैक्स वगैरह सब कुछ भरने के बाद जो आपके पास पैसा बचता है उसको हम कहते हैं बच्चों पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। समझ में आया, देखो यहाँ पे वही बातें दी गई है, एक बार पढ़ो अभी समझ में आ जाएगा। इट इज दैट पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम विच इज लेफ्ट ओवर आफ्टर पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्स। जैसे मान लेते हैं कि मेरा जो इनकम है ना वो कितना हो रहा है, वो हो रहा है बच्चे 5 लाख रुपए का, ठीक है। अब इसमें से मैंने क्या किया, मुझे अब सरकार बोलेगी भैया तुम 500 रुपए कमा रहे हो, अब टैक्स कौन देगा, तो हमने कहा ठीक है ले लीजिए। तो सरकार ने बोला 5 लाख के ऊपर, ऐसे ही मैं रैंडमली बता रही हूँ, ठीक है, इसको सच्ची मत मानना कि इतना ही टैक्स लगेगा, टैक्स के रेट जो है उसमें चेंजेस होते रहते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सरकार ने बोला कि ठीक है तुम 5 लाख रुपए कमा रहे हो ना, तो 20 कितना 10,000 कुछ ज्यादा ही हो गया ना, चलो 10,000 ही मान लेते हैं, 10,000 तुमको टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है, ये तुमको सरकार के खाते में डालना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है भाई ले लो, तो ये तो मेरी पर्सनल इनकम थी बराबर, ठीक है, ये मेरी पर्सनल इनकम थी, लेकिन अब इसके ऊपर मैंने टैक्स भर दिया 10,000, तो अब मेरे पास कितना बचेगा 4,90,000। तो ये जो 4,90,000 आप देख रहे हो ना दोस्तों, ये है आपका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। समझ में आया, हाँ आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। चलो अब यू शुड नो, मैंने कहा था ना आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो देखो अलग अलग टाइप्स के इनकम होते हैं, जरा हम इनको एक बार देख लेते हैं। तो कौन कौन से इनकम है दोस्तों, फिक्स्ड इनकम, फ्लक्चुएटिंग इनकम, मनी इनकम, रियल इनकम, कॉन्ट्रेक्चुअल इनकम, रेजिडुअल इनकम और यहाँ पे अर्न इनकम, अनअर्न इनकम। चलो इनके बारे में आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो दोस्तों फिक्स्ड इनकम का मतलब क्या होता है, फिक्स यानी आपकी जो इनकम है ना वो फिक्स होती है कि ये इतना पीरियड खत्म हुआ, जैसे 1 महीना बीता तो मुझे ये पैसा मिलेगा। जैसे आपने घर किराए पर दिया है तो आपको मालूम है महीना बीतेगा किराया मेरे हाथ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इनकम विच रिमेन्स स्टेबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और वो स्टेबल रहता है, बार बार चेंज नहीं होते रहता है, जैसे कि रेंट हो गया, वेजेस हो गया, तो ये कौन से टाइप के इनकम है, ये हमारे फिक्स्ड इनकम है, ठीक है।
फिर नेक्स्ट है फ्लक्चुएटिंग इनकम, यानी कि वो इनकम जिसमें फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, उतार चढ़ाव। जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में ऊपर नीचे होता रहता है, कभी आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, कभी कम प्रॉफिट होगा, यानी कि यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, ज़्यादा भी हो सकता है प्रॉफिट, मतलब कम प्रॉफिट भी हो सकता है, या फिर आप लॉस में भी जा सकते हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसी को हम क्या कहेंगे बच्चे, इसी को हम कहेंगे फ्लक्चुएटिंग इनकम। ठीक है, जैसे एग्जांपल भी दिया गया है प्रॉफिट का, और प्रॉफिट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको ना फायदा हो ना नुकसान हो, या फिर आप घाटे में भी जा सकते हो। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है कि आपने बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया, बहुत ज्यादा प्रॉफिट आपको मिल गया। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। फिर यहाँ पे अगला है मनी इनकम, यानी वो इनकम जिसका पैसा, मतलब जो आपको ऐसे पैसे के रूप में इनकम होती है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, मनी इनकम कहते हैं, यानी आपको कैश में पैसा मिलता है। जैसे 5,000 रुपये आपने कहीं पे काम किया, आपको 5,000 रुपये मिल गया पैसा। ठीक है, वो कैश में मिला, तो वो हमारा मनी इनकम कहलाएगा। तो इट इज द इनकम रिसीव्ड इन एक्चुअल करेंसी ऑफ द कंट्री। ठीक है, जैसे हमारे कंट्री की करेंसी क्या है दोस्तों, रुपीज है, तो रुपीज में अगर आपको पैसा मिल रहा है तो उसको हम कहेंगे बच्चे मनी इनकम। ठीक है, नेक्स्ट नाउ व्हाट इज रियल इनकम। बच्चे अब ये रियल इनकम क्या है, देखो एक तो हमारा रियल इनकम होता है सच्ची वाली इनकम। ठीक है, तो रियल इनकम क्या है, देखो मैं आपको बताती हूँ, एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। जैसे ना पहले मान लो कोई एक पर्सन है, कौन है, मिस्टर ए। ठीक है, मिस्टर ए। अब बच्चे जानते हो मिस्टर ए है ना, तो इनकी सैलरी मान लीजिए कितनी है, मान लेते हैं कि 10,000। चलो यहाँ पे मिस्टर ए का ही एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन आप समझिएगा यहाँ पे हो क्या रहा है, आपको मैं बताती हूँ। देखो मिस्टर ए, पहले इनकी सैलरी कितनी थी, 10,000 रुपए थी। ठीक है, और जो ये सामान मतलब खरीदते थे, जो भी सामान वगैरह खरीद रहे थे, है ना, तो हम यहाँ पे कोई एक सामान का एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पर मान लेते चीनी, शुगर का एग्जांपल लेते। ठीक है, तो मिस्टर ए जब मार्केट में जाते थे ना, कितना पैसा लेकर के, 50 रुपए लेकर के जब मार्केट में जाते थे, तो इनको पहले 1 किलो चीनी मिल जाती थी। लेकिन अब की बार, मतलब 1 साल के बाद जब वो गए मार्केट में, तो 50 रुपए की, इन्होंने क्या सोचा था कि मुझे तो 50 रुपए में 1 किलो चीनी मिल जाएगी। लेकिन जब ये मार्केट में गए तो इनको पता चला, अरे ये तो जो भाव है ना वो बढ़ चुका है, लेकिन इनकी सैलरी उतनी है। बेचारी सैलरी देखो पहले 10,000 मिल रही थी, अभी भी इनको 10,000 रुपए ही सैलरी मिल रही है, लेकिन जो प्राइस है ना कमोडिटी का वो चेंज हो चुका है। जब ये मार्केट में गए सामान लेने के लिए, देखा चीनी तो 50 से 75 हो चुका है। फिर अगर मैं दाल की बात करूं तो दाल जो है वो 200 रुपए किलो हो चुका है, यानी इतनी महंगाई बढ़ गई है। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन जो इनकी सैलरी है ना दोस्तों, ये अब इनकी कम हो गई है। ठीक है, पहले ये क्या करते थे, ये 10,000 सैलरी में अपने घर का भी खर्चा चला लेते थे, और ऊपर से ये 2,000 रुपए बचा भी लेते थे। लेकिन अब क्या हुआ, महंगाई बढ़ने की वजह से इनका पूरा 10 के 10,000 रुपए चला जाता है मार्केट में ही, पूरा सामान खरीदने में ही पैसा इनका चला जाता है, इनको मालूम भी नहीं पड़ता। तो इनकी रियल इनकम क्या है बताओ, इनके रियल इनकम में हमको चेंजेस देखने मिला कि नहीं। तो रियल इनकम क्या होता है ना कि परचेजिंग, देखो यहाँ पे लिखा है परचेज आउट ऑफ मनी इनकम, यानी कि जो आपका, जैसे देखो इट इज द परचेजिंग पावर ऑफ मनी इनकम, मतलब आपका जो पैसा है ना उसकी परचेजिंग पावर कितनी है, दैट इज योर रियल इनकम। ठीक है, देखो जैसे अभी ये कहेंगे कि मेरी इनकम तो 10,000 रुपए है, लेकिन है ना पहले भी 10,000 थी और आज भी 10,000 है, लेकिन बच्चे सुनो, इनका जो रियल इनकम है ना अब वो और कम हो चुका है, क्योंकि पहले वो 10,000 रुपए में क्या करते थे, 2,000 बचा लेते थे, क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है ना अब। तो अब क्या हो रहा है, अब इनका 2,000 रुपए बच ही नहीं पा रहा है। तो इनका जो इनकम है दोस्तों, इनका रियल इनकम अगर आप देखोगे तो वो कम हुआ है। ठीक है, पहले ज्यादा था, लेकिन अब क्या हुआ है, कम हुआ है, क्योंकि पहले इनको इतने सामान में, इतने पैसे में ये क्या कर रहे थे, पूरे अपने घर का खर्चा चला रहे थे, 2,000 रुपए बचा भी ले रहे थे, लेकिन अब कुछ नहीं बच रहा। ठीक है, तो इनकी रियल इनकम में कमी आई है कि नहीं, तो यस यही आपका होता है रियल इनकम। यानी कहने का मतलब क्या है, जो आपका परचेजिंग पावर होता है ना, ठीक है, मनी इनकम का, दैट इज योर रियल इनकम, राइट। फॉर एग्जांपल कमोडिटीज परचेज आउट ऑफ मनी इनकम, समझ आया। नेक्स्ट है यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल इनकम। अब ये कॉन्ट्रेक्चुअल इनकम क्या है दोस्तों, तो हम मतलब देखो एग्जांपल से आप समझो, रेंट या फिर वेजेस। तो अगर हम कोई सामान नहीं, कोई भी अपना लैंड वगैरह है, जब हम रेंट पे देते हैं तो वहां पे हम पहले से कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हैं ना कि महीना बीतेगा तुमको इतना पैसा देना पड़ेगा, 2,000 3,000 है ना, इतना तुम्हारा ये किराया है तुमको देना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होता है ना, कि कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो अब आपको 11 महीने तक कोई नहीं हटा सकता, आप 11 महीने तक यहीं पे रहो और अपना जो भाड़ा है वो टाइम टू टाइम देते रहना। वैसे ही वेजेस का भी, तो दिस इनकम इज पेड एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वहां पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर कहीं पे आप रूम भाड़ा पे लोगे ना तो क्या करते हैं, 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि 11 महीने तक आप आराम से रहिए, कोई आपको नहीं हटा सकता, पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट बनवा लेते हैं। ठीक है, एग्रीमेंट जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट है रेजिड्यूल इनकम। अब ये क्या है दोस्तों,
रेजिडुअल इनकम का मतलब क्या होता है, देखो जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बताती हूँ, आपकी एक कंपनी है, ठीक है, अब कंपनी में जो वर्कर्स लोग हैं वो भी काम कर रहे हैं, सब लोग यहाँ पे काम वगैरह कर रहे हैं, बराबर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास जो भी पैसा आएगा उसमें से आपको वो जो लेबर काम कर रहे हैं, मशीनरी का जो खर्चा आया, बिजली का बिल जो आया, ठीक है, फिर आप जिस लैंड पे काम कर रहे हो उसका किराया आया, तो आप क्या करोगे, सब पेमेंट कर दोगे। जैसे मान लो आपके पास ये 10,000 रुपये आया है, मैं बता रही हूँ, देखो रेजिडुअल इनकम का मतलब, जैसे मान लो ये 10,000 रुपये आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक है, अब इस प्रॉफिट में से आपको लेबर को भी देना है, लैंड का भाड़ा भी देना है, ऊपर से क्या देना है, बिजली का बिल देना है। तो ये सब कुछ मान लीजिए कि 5,000 रुपये में निपट गया, कि 5,000 में आपने लेबर्स को भी निपटा लिए, बिजली का बिल भी भर दिया, रेंट भी दे दिया, सब कुछ आपने दे दिया, ठीक है, यानी सब कुछ पेमेंट करके आपके पास पैसा कितना बच रहा है बच्चे, 5,000 रुपये बच रहे हैं। तो ये जो 5,000 है ना, दिस इज योर रेजिडुअल इनकम, यानी जो बचा हुआ पैसा होता है, सब चीज पेमेंट करने के बाद, जितने भी लोग आपके कंपनी में लगे हुए थे सबका पेमेंट कर दिया, सब कुछ कर दिया, फिर उसके बाद जो आपका पैसा बचता है दैट इज योर रेजिडुअल इनकम, जैसे कि आपका प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, सब कुछ माइनस करने के बाद तब जाके हमें प्रॉफिट पता चलता है कि हमें एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हुआ है, समझ आया। तो देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि इनकम विच इज लेफ्ट ओवर आफ्टर मेकिंग पेमेंट्स टू ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये क्या है, नया वर्ड आपके सामने आया, चिंता मत करो, अभी नीचे मैं आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ाने वाली हूँ। देखो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या, जैसे अगर आपको प्रोडक्शन करना है, आपको लेबर चाहिए, लैंड चाहिए, सब कुछ चाहिए ना, तो वो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, तो उनको हमें पेमेंट करना होगा। तो उनको पेमेंट करने के बाद जो हमारे पास पैसा बचता है दैट इज योर प्रॉफिट, जिसको हम क्या कहते हैं, रेजिडुअल इनकम कहते हैं, ठीक है। अब ये अर्न इनकम क्या है दोस्तों, तो जो पैसा हम लोग अर्न करते हैं ना, ठीक है, और उसके लिए क्या करना होता है, मतलब प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व होकर के जो हम पैसा अर्न करते हैं दैट इज आवर अर्न इनकम, ठीक है। समझते हैं, देखो इनकम ऑब्टेन आफ्टर पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोडक्टिव एक्टिविटी, लेट्स से फॉर एग्जांपल रेंट है ना, फिर हो गया वेजेस, इंटरेस्ट हो गया। तो हमने देखो, हमको मान लीजिए हमको इंटरेस्ट कब मिल रहा है, अब मैं आपको बताती हूँ, हमने किसी को पैसे दे दिए तो अब हमें रेगुलर बेसिस पे इंटरेस्ट मिलते जा रहा है। तो ये क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमने प्रोडक्टिव एक्टिविटी में, मतलब प्रोडक्टिव एक्टिविटी में हम इन्वॉल्व हुए, तब जाके हमें पैसा मिल रहा है। वैसे ही रेंट हमें कैसे मिल रहा है, क्योंकि हमने वो काम किया, प्रोडक्टिव वाला काम किया, तब जाके हमें ये पैसा मिल रहा है। तो ये कैसा हो जाएगा, कमाया हुआ धन, यानी कि अर्न इनकम। अब देखो बच्चों, अनअर्न इनकम भी होता है, अनअर्न इनकम भी होता है क्या, जो हम कमाए भी ना और हमारी इनकम भी हो जाए। अरे हाँ होती है भाई, कैसी इनकम, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, लॉटरी है ना, देखो लॉटरी लगी तो आपने उसके लिए कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी की थी क्या, कुछ काम वगैरह किया था, नहीं, आप मतलब बाई लक ऐसा होता है कि जो लॉटरी प्राइजेस है वो आप जीत जाते हो और आपके फिर वो इनकम हो जाती है, ठीक है। विंडफॉल गेन्स, इसका मतलब यही हुआ लॉटरी वगैरह से ही रिलेटेड कुछ, ठीक है। तो इनकम रिसीव फ्रॉम ऑल सोर्सेज विदाउट, मतलब हम ना उस चीज में इन्वॉल्व भी नहीं होते, इसमें देखो इन्वॉल्व हो रहे थे बट इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, है ना, किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में, लेकिन फिर भी हमको इनकम हो जाती है, तो दैट इज आर अनअर्न्ड इनकम, ठीक है, समझ में आया। तो ये सारे होते हैं इनकम के अलग अलग टाइप्स, तो इनको आप याद रखिएगा। कितने टाइप्स हमने देखे, 2, फिर ये 4, 6, 2, 8, ठीक है, 8 हमने टाइप्स यहाँ पर देखे हैं। बात समझ में आई, चलो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे जो हमारा अगला बेसिक कॉन्सेप्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वो है दोस्तों इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में हम जानेंगे। देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, जिस एक्टिविटी को करने से हमारे पास पैसा आता है, राइट, हमें प्रॉफिट मिलता है, दैट इज आवर इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पे हम जरा समझते हैं, देखो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर बिस्किट को बनाया जा रहा है, ये फैक्ट्री में बिस्किट को प्रोड्यूस किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे हो रहा है बच्चे प्रोडक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ये वाला जो चीज है ना, मैं आपको बताती हूँ, ये है हमारा प्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पे गुड्स को क्या किया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो अब ये बिस्किट यहाँ से बन गया, फिर ये देखो ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी ये हमारा दूसरा मतलब दूसरा स्टेज है विच इज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकर के जाएंगे दुकान पे हम देंगे, तो दुकान पे गए, हमने हमारी बिस्किट दिया, उसके बदले में हमें पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमने सामान दिया और पैसे लिए, तो इसको हम कहेंगे एक्सचेंज। फिर उसके बाद फाइनली ये लड़की गई खेलते कूदते दौड़ते भागते और उसने बिस्किट खरीदा और लेकर के आई, फिर उसके बाद पानी में डुबो के उसने बिस्किट को खाया। तो इसने क्या किया, इसका कंजम्पशन किया, ये जो सामान था दोस्तों ये इसका इसने कंजम्पशन किया। तो इस
पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है, ये काम ये लोग क्यों कर रहे हैं, इन्होंने क्यों प्रोड्यूस किया, इन्होंने क्यों पहुंचाया, इन्होंने क्यों खरीदा, अरे इसीलिए खरीदा ताकि इनको पैसे मिले, है ना, इसीलिए तो ताकि ये लोग प्रॉफिट कमा पाए। तो यही वाली जो एक्टिविटी होती है ना बच्चे, इसी को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के नाम से जानते हैं। समझ में आया? देखो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज और कंजम्पशन, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो वही बातें दी गई हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 types which include production, distribution, exchange and consumption. Production, distribution, exchange and consumption मैंने आपको बता दिया। चलो अब एक एक के बारे में हम जरा समझते हैं, प्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से, इनको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, सब चीज हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स मतलब बहुत आसान अब हो जाएगा, ठीक। तो आओ हम प्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। बच्चे प्रोडक्शन क्या होता है, तो जो हम गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि प्रोडक्शन क्या होता है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी यानी यूजफुलनेस ऑफ अ, मतलब जो यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी, जो आपकी कमोडिटी है उसकी वांट सेटिस्फाइंग पावर कितनी है, राइट, वो आपका यूटिलिटी होता है, बराबर। तो हम क्या कर रहे हैं प्रोडक्शन में, हम क्या करते हैं ना, यूटिलिटी का हम यहाँ पे क्रिएशन करते हैं। तो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इज अ प्रोडक्शन। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब 4 फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के। कौन कौन से होते हैं जरा हम इसको समझते हैं। देखो एक आपका होता है बच्चे लैंड, फिर उसके बाद लेबर, तीसरा होता है कैपिटल और चौथा होता है एंटरप्रेन्योर। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो अगर आपको प्रोडक्शन वाली एक्टिविटी करना है देन आपके पास ये 4 चीजें होनी चाहिए, 4 फैक्टर्स होने चाहिए। देखो आपको क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलनी है तो उसके लिए आपको लैंड चाहिए होगा, बोलो हाँ चाहिए होगा, वरना आप कहाँ पे अपनी फैक्ट्री को शुरू करोगे, कुछ नहीं हो पाएगा लैंड के बिना। तो आपको लैंड चाहिए होगा, इसके अलावा लेबर भी चाहिए होगा। अगर आपने फैक्ट्री बनाई है तो उसमें काम करने के लिए लोग भी चाहिए, है ना, वरना आपका काम कौन करेगा, क्या आप सारे काम अकेले कर लोगे, नहीं, है ना, अकेले कहाँ कर सकते हैं। तो इसीलिए दूसरी चीज कैपिटल, कैपिटल यानी पैसा। आपने फैक्ट्री शुरू, मतलब फैक्ट्री आपको शुरू करना है उसके लिए पैसा भी तो लगाना पड़ेगा, तो वो हमारा कैपिटल होता है। देखो बिजनेस शुरू करने के लिए जो हम पैसा लगाते हैं ना उसको हम कहते हैं कैपिटल। फिर यहाँ पे आ जाता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मतलब क्या, कोई एक मेन पर्सन बाहर निकल के आना तो चाहिए कि हाँ हाँ मैं ये फैक्ट्री चलाऊंगा, तो वो कौन है, एंटरप्रेन्योर। समझ में आया, मतलब कैसे मैं आपको बताऊं, मुझे करना है फैक्ट्री शुरू, ठीक है, तो मैं क्या कहूँ, मैं यहाँ पे एंटरप्रेन्योर हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे ये फैक्ट्री शुरू करनी है ना, मैं यहाँ पे मेन हूँ, तो उसको कहते हैं, ठीक है। तो आइए हम इसके बारे में जरा समझते हैं। तो लैंड क्या होता है मैंने आपको बताया ही, फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। देखो वैसे अगर हम लैंड की बात करें तो जनरल भाषा में हम कहेंगे लैंड यानी यही जमीन, है ना, लेकिन इकोनॉमिक्स जो है ना वो लैंड को अलग तरीके से डिफाइन करता है। क्या कहता है इकोनॉमिक्स, कि लैंड का मतलब ये होता है, एक तो लैंड के ऊपर, लैंड के, देखो लैंड के ऊपर, फिर लैंड के अबोव यानी कि और ऊपर, ठीक है, और फिर उसके नीचे जो भी चीजें है ना वो सब कुछ लैंड में आती है। किसने कहा, इकोनॉमिक्स ने कहा। तो आज जरा हम देखते हैं। देखो लैंड इन इकोनॉमिक्स इज अ वाइड टर्म, इट इज अ नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एनी नेचुरल रिसोर्सेज दैट इज अवेलेबल ऑन अबोव एंड बिलो। देख रहे हो, लैंड के ऊपर, लैंड के नीचे और लैंड के एकदम ऊपर, अबोव, बराबर। तो बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लैंड इन इकोनॉमिक्स। समझ में आया, इकोनॉमिक्स में लैंड का डेफिनेशन कुछ और ही है, लैंड का ऊपर, ठीक है, ऊपर मतलब लैंड पर, फिर उसके ऊपर और उसके नीचे जो भी चीजें अवेलेबल है सब कुछ यहाँ पे लैंड में आ जाएंगी। जैसे कि एग्जांपल के लिए मिनरल कहाँ पर होता है, लैंड के नीचे होता है। लैंड के ऊपर क्या होते हैं दोस्तों, सॉइल वगैरह लैंड के ऊपर होते हैं। फिर लैंड के अपर साइड में अबोव द लैंड क्या होता है, तो ये क्या कहते हैं, एयर वगैरह होता है ना। तो देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से एग्जांपल भी दिया गया है, मिनरल्स विच आर फाउंड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड सॉइल वाटर। सॉइल कहाँ पे पाया जाता है, सॉइल और वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड सनशाइन, फिर एयर हो गया, विंड हो गया, ये सब कुछ हमें मिलता है सरफेस अबोव द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो लैंड, देखो लैंड की मदद से, मतलब लैंड से हमें क्या मिलता है, जैसे मान लो आपके पास कोई जमीन है तो उसका क्या मिलता है बच्चों, मतलब मॉनेटरी टर्म में क्या मिलता है, रेंट मिलता है ना। आप क्या कर सकते हो, अपने लैंड को दे सकते हो ऐसे रेंट पे और फिर आपको उसके बदले में पैसा मिलेगा। तो आप देख सकते हो ये है तो प्रोडक्टिव एक्टिविटी। चलो ये तो समझ में आ गया। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं बच्चे लेबर की। तो लेबर क्या होता है, लेबर यानी हम और आप, यानी ह्यूमन फैक्टर, ठीक है। जैसे अगर फैक्ट्री में काम करना है तो लेबर चाहिए होगा, और लेबर कौन होते हैं, ह्यूमन बींग होते हैं जो अपना दिमाग लगाते हैं, अपनी मेहनत लगाते हैं और फिर वो फैक्ट्री में काम करते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन प्रोसेस में ये इन्वॉल्व होते हैं। तो आइए जरा देखते हैं, लेबर इज अ ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एनी फिजिकल और मेंटल एफर्ट अंडरगोन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन
टू अर्न द रिवॉर्ड ऑफ वेजेस इज कॉल्ड लेबर। लेबर किसको कहते हैं? देखो जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, अब वो आपके फैक्ट्री में काम कर रहा है, अपना मेहनत लगा रहा है, फिजिकल काम कर रहा है, मेंटली है ना, दिमाग भी वहां पे लगा रहा है, और उसके बदले में उसको क्या मिलेगा? वेजेस मिलेगा। देखो लैंड के बदले में मिलता है बच्चों रेंट, और लेबर के बदले में मिलता है वेजेस। ठीक है, तो ये हमारे हो जाते हैं लेबर। ठीक है, जैसे कारपेंटर हो गया, अकाउंटेंट हो गया, अकाउंटेंट भी लेबर है, हाँ लेबर है। ठीक है, फिर यहाँ पे इंजीनियर, क्योंकि ये लोग भी तो काम कर रहे हैं ना, फैक्ट्री में नहीं लेकिन और भी तो चीजें संभाल रहे हैं, तो वो भी लेबर में ही आ जाएंगे। ठीक है, फिर कैपिटल। तो कैपिटल क्या है दोस्तों? तो कैपिटल इज अ प्रोड्यूस्ड मीन्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन, राइट। अगर आपको प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करना है तो कैपिटल के बिना कुछ नहीं होने वाला, पैसा चाहिए तभी कुछ कर पाओगे। एंड यहाँ पर बोला गया है कि कैपिटल क्या है? तो ये है मैन मेड फैक्टर, क्योंकि पैसा को किसने बनाया? हमने बनाया। और ये कैपिटल के बदले में क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, याद रखिएगा, ये इसका रिवॉर्ड होता है। देखो लैंड का रिवॉर्ड होता है रेंट, और यहाँ पर लेबर की अगर मैं बात करूँ तो उसको वेजेस मिलता है, सैलरी वगैरह मिलती है। फिर यहाँ पे कैपिटल की बात करें, अगर आप पैसा है आपके पास, आपने किसी को दे दिया, उसके बदले में हमको इंटरेस्ट मिलेगा ना। आपने बैंक में ले जा करके डिपॉजिट कर दिया, उसके बदले में आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। तो वही है कि कैपिटल से हमें क्या मिलता है दोस्तों? कैपिटल का रिवॉर्ड क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। जैसे अभी देखो एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं, मशीनरी हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, फैक्ट्री बिल्डिंग, है ना। जब पैसा रहेगा तभी तो आप ये सब कुछ खरीदोगे, मशीनरी खरीदोगे, टेक्नोलॉजी, फैक्ट्री बिल्डिंग। ठीक है, फिर यहाँ पे लास्ट में हमारा जो चौथा है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो है दोस्तों एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो ये कौन होता है? ये होता है ऑर्गेनाइजर, जिसको हम कह सकते हैं ये है रियल कैप्टन ऑफ द इंडस्ट्री, क्योंकि इसी ने शुरुआत की थी। देखो लेबर तो ये भी होता है, क्योंकि ये भी अपना फिजिकल और मेंटली काम कर रहा है, लेकिन ये स्पेशल काइंड ऑफ लेबर होता है। ठीक है, तो ही इज अ स्पेशल काइंड ऑफ लेबर हु गेट्स द वर्क डन टू अर्न द रिवॉर्ड ऑफ प्रॉफिट। अब ये क्यों काम कर रहा है? देखो वहां पे जो लेबर थे वो क्यों काम कर रहे थे? फॉर सैलरी, फॉर वेजेस। ठीक है, वेजेस के लिए वो लोग काम कर रहे थे, लेकिन ये काम कर रहा है फॉर अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, तो ये स्पेशल काइंड ऑफ लेबर है कौन? एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो ये होता है। अब देखो मैं आपको चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बताती हूँ। सबसे पहला लैंड, जिसका रिवॉर्ड क्या होता है बच्चों? रेंट। फिर लेबर का क्या होता है? वेजेस। कैपिटल का होता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर का रिवॉर्ड क्या होता है? प्रॉफिट। तो ये चार फैक्टर्स हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो हमने ये प्रोडक्शन पढ़ लिया। फिर प्रोडक्शन के बाद क्या आता है बच्चों? डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आपने गुड्स को प्रोड्यूस कर लिया, अब आपको करना है डिस्ट्रीब्यूट। तो आप क्या करोगे? दुकान जाओगे, गाड़ी में सामान भरी, फिर जाके आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। फिर जो पैसा मिलेगा उसे आप क्या करेंगे? उसे फिर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने लेबर में, है ना। लेबर को वेजेस दोगे, लैंड का रेंट निकालोगे कि कितना इसका भाड़ा हो सकता था, फिर उसके बाद कैपिटल रहेगा तो उसका इंटरेस्ट भी आप लोगे। जो एंटरप्रेन्योर महाराज जी रहेंगे उनको क्या चाहिए होगा? प्रॉफिट, तो वो भी अपना निकालेंगे, है ना। तो ये सब कुछ इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। तो पढ़ लीजिए एक बार इसको कि इट इज द डिवीजन ऑफ फैक्टर रिवॉर्ड्स अमंग डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्लेम देयर रिवॉर्ड्स रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, अगला स्टेप है हमारा एक्सचेंज। यस, एक्सचेंज क्या होता है? तो इट इज गिव एंड टेक बिटवीन वेरियस यूनिट्स इन द इकोनॉमी। Exchange refers to sell and purchase of goods and services. In economics, exchange necessarily a monetary transaction. यानी कि exchange क्या है बच्चे? देखो exchange में हम क्या करते हैं? पैसा दिया, सामान लिया, ओके। तो आपने गुड्स को प्रोड्यूस किया, आपने डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया। अब क्या होगा? मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के बाद देखो आप सामान दोगे, उसके बदले में आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स क्या कहता है? ये एक्सचेंज मतलब वहां पे मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस तो इन्वॉल्व होने ही चाहिए, राइट। तो हम सामान दे रहे हैं, हमने बिस्किट दिया, यहाँ पे देखा था ना, बिस्किट हमने दुकानदार को दिया, दुकानदार ने हमको पैसे दिए, बराबर। तो यहाँ पे ये हमारा कहलाता है एक्सचेंज। और लास्ट में आता है बच्चे कंजम्पशन। वो बच्ची देखा था ना, बच्ची गई थी खेलते कूदते, बिस्किट लेके आई थी, पानी में डुबो के बिस्किट उसने खा लिया, यानी फाइनली उसने क्या किया? उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर लिया। तो ये है इट इज मेकिंग यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, बराबर। मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का हम यूज कर रहे हैं टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। तो ये हमारा हो जाता है बच्चों कंजम्पशन। ठीक है, समझ में आया? चलो तो यहाँ पर हमने देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारा कंप्लीट होता है। मैंने कोशिश की कि एक ही लेक्चर में आपको ये पूरी चीजें पढ़ा दी जाए, और आई होप कि समझ में आया होगा। मैंने पूरा एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो टोटल हमने कितने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में? टोटल 8। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से पढ़िएगा, और हर एक में जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे ये सारी चीजें आप देखना। अभी अगले वीडियो में बच्चों हम लोग बात करेंगे किसकी? मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? जो इसका दूसरा टर्म है मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे हमारे अगले वीडियो यानी कि लेक्चर नंबर 3 में। तब तक बच्चों मैंने आपको जितना पढ़ाया है पढ़िए अच्छे से, और भी अगर आपको चैप्टर चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में चले जाना। इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे, प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस लाइन से अरेंज किए हुए मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा मैं क्लास
11th-12th का जो अकाउंट सब्जेक्ट है वो भी पढ़ाती हूँ, तो आप अकाउंट्स के भी वीडियोस देख सकते हैं हमारे दूसरे चैनल पर जा करके, ठीक है। तो पढ़िए अच्छे से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।